नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो बचपन से ही अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करती है। दोस्तों, आज ये बहन लगभग 30 वर्ष की आयु की हो गई हैं, अविवाहित हैं, लेकिन अच्छी पढ़ी लिखी हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने इंजीनियरिंग के अंदर, एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर जॉब भी करती हैं, गुजरात की जैसे हमने बताया कि रहने वाली हैं बहन। ये कहती हैं कि भैया मटीरियलिस्टिक चीज़ों की अगर मैं बात करूँ ना तो सब कुछ है मेरे पास अपने पैसों से कमाई हुई गाड़ी है, अपने पैसों से खरीदा हुआ घर है, ऑफिस के अंदर लोग यस मैम, सॉरी मैम, क्या चाहिए मैम, सब पूछने वाले लोग मेरे पास अवेलेबल है, बहुत स्टाफ है मेरे पास। लेकिन ये कहते हैं कि भैया फिर भी मैं जो है ना अकेली हूँ, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें मेरा किसी काम की नहीं आ रही है। मतलब मेरे कुछ लोग जैसे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, सभी भागते हैं, हम भागते हैं, आप भागते हैं, हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम बड़ी गाड़ी ले लेंगे, बड़ा घर होगा हमारे पास, तो हमारे दिल के अंदर हमारे पास हमारे को सुकून होगा, चैन होगा, या हम खुश होंगे अंदर से ये सब प्राप्त करके। वैसे ये कहते हैं कि भैया मैं सोचती थी कि ये सब मेरे को मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन ये कहते हैं कि भैया मेरे अंदर एक खालीपन है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मेरे जीवन के अंदर जिसके साथ में ये दुख बांट सकूं। तो ये बहन जानना चाहती थी अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ऐसा क्यों है। अच्छा दोस्तों, एक बहुत ही विशेष चीज है, इन बहन के केस के अंदर ऐसा नहीं है कि इनके रिश्तेदार नहीं है, इनके माता पिता नहीं है। मतलब कई बार तो ऐसा होता है ना कि भाई वो अभी दुर्भाग्यवश कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि जीवित ही नहीं रहे, अब कोई है ही नहीं तो मैं किससे बात करूं। ऐसा नहीं है, रिश्ते तो एक से एक क्लोज रिश्ते हैं इनके जीवन के अंदर, लेकिन इनके लिए किसी के पास भी, एक भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हम इनका बता देते हैं, इनके बचपन के बारे में बता देते हैं, और फिर ऑब्वियसली इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, आपको इनके पास्ट लाइफ के बारे में भी बताएंगे, क्या कनेक्शन निकल करके आया। सारे प्रश्नों के उत्तर मिले थे प्यारे दोस्तों इन बहन को, क्यों इनको ये दुख मिल रहा है, सब पता लग गया इनको। अच्छा, तो सबसे पहले तो दोस्तों इन्होंने बताया कि भैया मैं एक हेल्थ प्रॉब्लम के साथ, इनके कहते हैं मेरे को जन्म हुआ, कहते हैं कि इनके जो पैर हैं वो थोड़ा सा कुछ उनके अंदर मेडिकल इशू ऐसा है, बचपन से ही बताती हैं कि मेरे पैरों में दर्द बहुत होता है, और पैरों में क्या जैसे बिल्कुल हमारे फीट होते हैं उसमें, और ऊपर जैसे घुटनों तक का जो एरिया है, फीट से लेकर के घुटनों तक का जो एरिया है, कहते हैं कि भैया हमेशा से दर्द करता रहा है, एड़ियों में दर्द मेरे को रहा है, और मुझे समझ में ही नहीं आता कि मुझे क्यों ये दर्द है बचपन से। कह रहे सारे इलाज करा करके देख लिए, बहुत सारी दवाइयाँ करके देख ली, कह रहे 3 सर्जरियाँ हो गई मेरी, लेकिन ये दर्द नहीं गया। तो पहले तो एक दर्द को ही झेल रही हूँ मैं, जो फिजिकली पेन है बॉडी के अंदर। ये कहते हैं कि ये दर्द है, और ये कहते हैं कमाल की बात ये है कि मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों सर्जन्स हैं, और मेरे मम्मी पापा में से एक डॉक्टर तो, मतलब इन्होंने बताया इनके पेरेंट्स में से वो तो ऑर्थो डॉक्टर हैं, यानी कि इनके अपने पेरेंट्स में से इनके एक पेरेंट हड्डियों के डॉक्टर हैं। ये कहते हैं कि इतना अनुभव मेरे माता पिता के पास होने के बावजूद, इतनी सर्जरियां मेरे माता पिता जो हैं उन्होंने दूसरों की हैं, कितने बच्चों को कितनी कैसी कैसी मुसीबतों में से बाहर निकाला है, लेकिन कहते हैं मेरे माता पिता मुझे इस दर्द से निजात नहीं दिला पाए। उनकी जान पहचान भी बहुत है, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास इलाज करवाया, कह रहे खर्चा वर्चा पूरा किया, लेकिन न तो इलाज हुआ, और कहते हैं कि जो मेरा मन का खालीपन है इसकी बहुत समस्या रही। तो वो कैसे रहा? ये कहते हैं दोस्तों कि इनके जो माता और पिता हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं, तो कभी भी उनके पास समय नहीं होता था। मतलब इनकी मम्मी पापा दोनों बिल्कुल हमेशा से भागा दौड़ी पे रहते थे। मतलब कॉल्स कभी, या इस हॉस्पिटल से कॉल, उस हॉस्पिटल से कॉल, या उनके फिर अपने भी जो पर्सनल उनका जो कहते हैं कि एक वो मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक टाइप कुछ चलाते हैं पेरेंट्स, कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर के, कह रहे कभी वहाँ बिजी हैं, कभी कोई कॉल है, कभी कुछ है। तो ये कहते हैं कि भी मैंने तो कभी याद ही नहीं है मेरे को कि मेरी मम्मी या मेरे पापा जो हैं वो ठीक से मेरे साथ कभी बैठे भी हों, मेरे को उनका टाइम नहीं मिला। और कहते हैं मैं हमेशा क्रेव करती थी उनके टाइम के लिए। अच्छा, अब ये बताते हैं कि ये अकेले नहीं है,
अपने माता पिता की पुत्री। कहते अभी ये तो लगभग 30 वर्ष की आयु की हैं, तो इनसे एक इनकी छोटी बहन है जो कि लगभग 5 वर्ष इनसे छोटी है, तो 25 वर्ष की इनकी एक छोटी बहन है इनसे। ये कहती हैं कि बस आप लगा लो भैया, कुछ ऐसा है, मेरे को तो ये याद है जब से मैंने होश संभाला है। हालांकि ये कहते हैं कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, डोमेस्टिक हेल्प थी हमारे पास, मतलब नौकर चाकर थे, घर पे काम करते थे, तो वैसा मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि मुझे घर का काम करना होता था। लेकिन फिर भी ये कहती हैं कि जो मेरी छोटी बहन है उसको ये जो इमोशनली जो मेरे को एक वो चीज़ है ना कि जो मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला मुझे मेरे मम्मी पापा से, कहती मेरी बहन को वो मिला, क्योंकि मेरी बहन के लिए मैं अवेलेबल थी। ये कहती मैं लगभग 10 वर्ष की आयु की होंगी, मुझे याद है तब से ही मेरी बहन को मैं संभालती आ रही हूँ। कहती मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि भैया जो कमी मेरे अंदर रह गई, मतलब मेरे को जो नहीं मिला, मेरी बहन के साथ वो दिक्कत ना हो। तो कहते हैं हमेशा मैं उसके साथ रही, एक माँ की तरह। ये कहते हैं मैंने उसकी केयर करी और फिर अपनी बहन को मैंने बड़ा किया। अब आज ये बताती हैं, ये कहती हैं कि भैया मैं अविवाहित हूं, लेकिन जो मेरी बहन है उसका विवाह हो चुका है, मेरी बहन की लव मैरिज हुई है। ये कहते हैं हमेशा से मेरे को ऐसा लगता आ रहा है कि मेरी बहन का नेचर कुछ ऐसा है कि जो कुछ मेरे पास है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए इतनी केयरिंग थी, लेकिन मेरी बहन को मुझसे कुछ जेलसी सी थी। वो हमेशा चाहती थी कि जो कुछ भी दीदी के पास है वो सब कुछ मुझे मिल जाए। अब कहते हैं मैं तो थोड़ा एक मातृत्व का मेरे अंदर भाव था, तो मैं सब कुछ उसको देती रहती थी। और कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं, कभी बहन की तरह उसको देखा ही नहीं, मेरे को तो बेटी नजर आती थी उसके अंदर। लेकिन ये कहते हैं कि बड़े होने के बाद जब हम बड़े हो गए, तो अभी इनका एक लव लाइफ का भी इनका एक एंगल है, उसके बारे में भी हम बताएंगे, जिसकी वजह से इनका विवाह नहीं हुआ है। तो ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि भी फिर मेरी जो बहन है उनका लव मैरिज हुआ, इनका भी कहीं पर प्रेम प्रसंग था, बहन का भी था। इनका जहां पर प्रेम प्रसंग था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन इनकी बहन को जो व्यक्ति मिला उसने जो है उनके साथ विवाह कर लिया। तो ये कहती हैं कि पहले तो फिर भी मेरी बहन थोड़ा बहुत मुझसे बात कर लेती थी। अब ये कहती हैं कि भैया मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हूँ, ऑफिस का भी मेरी काफ़ी बड़ी मेरे पे जिम्मेदारियां हैं, कोई बात करने वाला है नहीं। मम्मी अभी भी थोड़ी चिड़चिड़ी सी रहती हैं, आज भी बहुत बिजी रहती हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं गुजरात की। तो कहती है मेरे पास वो है नहीं। तो कहते हैं अगर मैं अपनी बहन को फोन कर लेती हूँ ना बात करने के लिए, कभी रोज नहीं करती हूँ, कहते हफ्ते में अगर एक दिन में मैं फोन कर लेती हूँ, तो मेरी बहन की आवाज से मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे उसके सर पे ना मुसीबत आ गई हो, जैसे कोई भार रख दिया उसके सर पे, मतलब मुसीबत की मारी मुझसे बात करती है। मुझे फील बिल्कुल भी नहीं होता कि मेरी बहन जो है वो थोड़ी सी भी खुश है इस चीज को लेकर के कि भैया कि भाई मैं उससे बात कर रही हूँ, या मतलब वो मेरी बात सुनना नहीं चाहती। कहते मैंने इतनी मेहनत करके इतना अपना सब कुछ जितना मैं लगा सकती थी इमोशनली, वो मैंने इन्वेस्ट किया अपनी बहन के अंदर, लेकिन मेरी बहन बड़े होकर के जैसे बिल्कुल भी कोई उसका रिगार्ड नहीं है उस चीज़ का। और मतलब वो कहते हैं कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। इनफैक्ट ये कहते हैं कि अगर मैं अपनी बहन से बात करती हूँ ना, उसको अपनी कुछ प्रॉब्लम्स बताती हूँ अपनी लाइफ की कि कैसे अकेलापन है, या मेरा ब्रेकअप हो गया, या मेरा लव लाइफ थी उसके अंदर कैसे मेरे साथ चीटिंग हुई, कह रहे मैं ये सारी बात करती हूँ ना, तो कहते मेरी बहन मेरे को बोलती है कि बहन तू मेरे को, कह रहे छोटी बहन मुझे बोलती है कि बहन तू मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल क्या करती रहती है, मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल मत किया कर, मैं अपने घर में खुश हूं, मेरे घर में झगड़े हो जाएंगे तेरी सारी बातें सुन करके। तो ये कहती है मेरी बहन ने लास्ट ये वाली बात बोल करके झटक दिया कि मेरी टेंशन वाली बातें सुन करके उसके घर में झगड़ा हो जाएगा, तो शी डजंट वांट मी टू कॉल हर एनी मोर। कह रहे भैया कि ये वाली बात ना मेरे दिल में बिल्कुल तीर की तरह, जैसे एक तीर आकर के धस जाता है ना आपके दिल में, कह रहे वैसे उतर गई कि वो लड़की जिसको मैंने माँ बन करके बड़ा किया, मतलब माँ का प्यार उसको दिया क्योंकि हमारी माँ अवेलेबल नहीं थी, वो मुझे कह रही है कि भी मैं उसका घर तोड़वा दूंगी या मेरी बातों से उसका घर टूट जाएगा। ये कहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं टेंशन में हूँ, लेकिन यही तो एक्सपेक्टेशन होता है ना कि भाई मेरी सगी बहन तो मुझसे बात करेगी, माँ बाप के पास टाइम नहीं है। तो कह रहे पर वो भी उसके पास टाइम नहीं है मेरे लिए, इस बात से मैं दुखी हूं। फिर इन्होंने आगे बताया कि भाई इनके जीवन के अंदर 2 बार ऐसा हुआ कि ये किसी प्रेम प्रसंग के अंदर आए। पहली बार ये बताते हैं कि भाई एक व्यक्ति इनके जीवन के अंदर आया जब ये अपने बैचलर्स कर रहे थे,
बैचलर्स का होता है ना, मतलब जो इंजीनियरिंग जब बीटेक कर रहे थे तो बीटेक का कॉलेज था, उसके अंदर जब इन्होंने एडमिशन लिया था तो साथ में एक लड़का था, वो भी उसने भी वहाँ पर एडमिशन लिया था। तो कहते हैं कि उसको देखते ही मेरे को ऐसी फीलिंग हुई थी कि जैसे भाई मैं इसको ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, जैसे एक पुराना संबंध सा है उससे। कह रही मेरे को ये फीलिंग हुई और बहुत ही गहरा रिश्ता महसूस हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि भैया जब तक हम लोग कॉलेज में थे तो कॉलेज में तो हम लोग साथ साथ थे और भाई तब तक ठीक था, कुछ घूमते फिरते भी थे साथ में, शायद कुछ समय ये लोग साथ में रहे भी। लेकिन उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़की का प्लेसमेंट कहीं और हो गया और फिर इनका प्लेसमेंट कहीं और हो गया। और ये कहती हैं कि भाई फिर हमारा डिस्टेंस जो है, हमारा जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट हो गया। शायद कुछ ऐसा हुआ कि लड़के ने प्लेसमेंट ले लिया था और इनको मास्टर्स करना था, इनको आगे पढ़ाई करनी थी। तो वो जैसे ही ये कहते हैं कि वो लड़का अपने जॉब में, वो अपनी दुनिया के अंदर ही वो हो गया। और कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन था तो मैं फ़ोन पे बात करती थी। कह रहे हैं कि पहले महीने में ही मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि उसको बड़ा भारी लगने लग गया है मुझसे बात करना। भाई जब तक कॉलेज में साथ था तब तक तो ठीक था, एंड जैसे एक तरह से वो कहते हैं कि हम लोग हर प्रकार से एंगेज भी थे एक तरीके से। लेकिन ये कहते हैं कि आप लगा लो कि जैसे ही वो दूर गया ना तो कुछ ही महीनों के अंदर बात इस चीज़ के ऊपर आ गई कि भैया दिस विल नॉट वर्कआउट, और उसने कहते हैं कि उसने बस मुझसे ब्रेकअप ही कर लिया। तो ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि जैसे उसने ना मेरा इस्तेमाल किया, कि भाई एक वो होता है ना अपनी आसक्ति की पूर्ति करने के लिए, बस वो कहते हैं कि मेरा इस्तेमाल किया, और जब मैं फिजिकली अवेलेबल नहीं थी, हमारा वो लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, तो कह रहे वो मेरे को छोड़ करके चला गया। अच्छा, फिर एक दूसरा व्यक्ति ये बताते, कह रहे कि मैं इतने ज़्यादा हर्ट थी जब मैं मास्टर्स कर रही थी, तो कहते कि मैं कंडीशन में नहीं थी, तो कहते मेरे को बस ये लगा कि भी पढ़ाई करनी चाहिए भैया, अपना तरक्की अपना करियर देखो, ये इनके चक्कर में नहीं पड़ना, बिल्कुल भी किसी अफेयर उफेयर के चक्कर में नहीं पड़ना। तो फिर कहते हैं कि मेरी मास्टर्स हो गई। अब बाय द टाइम इन्होंने बताया कि मेरी मास्टर्स हुई तो कह रहे शायद 22-23 वर्ष की आयु थी इनकी जब हुई। और फिर ये कहती हैं कि भाई फिर मेरी मास्टर्स होने के बाद जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, तो जहां कहीं भी इनका प्लेसमेंट हुआ था, जिस भी कंपनी में इनका प्लेसमेंट हुआ था, वहां पर फिर ये कहते हैं कि वहां पर फिर मेरे को एक व्यक्ति मिले। वो व्यक्ति का इन्होंने ऐसा बताया कि भाई वो मेरे उस कंपनी के अंदर बॉस थे बॉस, पर 4-5 वर्ष ही उनके जैसे बड़े थे उनसे। और ये कहते हैं कि मैं उनको भाई रिपोर्ट कर रही थी, मतलब उनके अंडर टीम मैनेजर था और टीम मैनेजर को फिर ये रिपोर्ट करते थे। लेकिन ये कहते हैं कि एक उनसे भी एक वैसा सही एक अट्रैक्शन सा मेरे को फील हुआ। कह रहे अचंभे की बात यह है कि जो पहला लड़का मेरे जीवन में आया था, उसको मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इसको पता नहीं, जैसे पिछले जन्म से मैं इसको जानती हूं, जैसे ये पूरा जीवन भर मेरा साथ निभाएगा। लेकिन कहती कि वहां पे मेरे को धोखा मिला। फिर ये कहती कि यहां पे भी ऐसा ही हुआ। यहां पे भी ये कहती हैं कि काफी वर्षों से कहते हैं कि ये दोनों साथ हैं। पहले वर्ष के अंदर ये कहते हैं कि इनका आपस में वो जो है प्रेम प्रसंग चलने लगा था। तो ये कहते हैं कि अभी इस चीज को चलते हुए है ना लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। कह रहे शुरू के 1-2 साल के अंदर तो मैं भी रेडी नहीं थी, और ये कहती हैं कि भाई मैं उस व्यक्ति से बोलती आई कि भैया हमारे को अब शादी कर लेनी चाहिए, हमारे को अब शादी कर लेनी चाहिए, हमारे को अब शादी कर लेनी चाहिए। और फाइनली ये कहती हैं कि भैया मेरे को अभी 2 महीने पहले ये बात पता चली है कि मेरा वो जो बॉस है, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप के अंदर थी, जो कि अब नहीं हूं, ये कहती हैं उसकी तो पहले ही कहीं और शादी हो चुकी है। मेरे साथ रिलेशनशिप में रहते रहते के बीच में ये कहती हैं कि वो जाकर के शादी कर चुका है। पिछले 3 या 4 वर्षों से मेरा बॉस पहले से ही शादीशुदा है। तो कह रही ये बात जब मेरे सामने खुली तो फिर हमारा बहुत झगड़ा हुआ। अब ऐसे एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी वाले एनवायरनमेंट में होते हुए भी उसने कैसे ये वाली बात छुपा करके रखी पता नहीं। लेकिन ये कहती हैं कि भैया मेरे को बात पता ही नहीं लगी। अब ये कहती मेरे को ये बात पता लगी तो मैं तो पूरी सदमे में आ गई। सदमा इतना ज़्यादा, कहती कि मैंने नौकरी भी छोड़ दी है, अभी मैं कुछ काम नहीं कर रही। तो कह रही मैं घर पे हूँ और बस अभी रिसेंटली ही फिर कोई शायद इंटरव्यूज़ दिए हैं, अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। कह रहे अभी मैं ज्वाइन करूँगी, है ना, जहाँ ज्वाइन करूँगी वहाँ भी मेरे पास और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ये कहते हैं कि कह रहे मैं सदमे में चली गई हूँ, और कह रही मैं ये अपनी बहन से बात करने का प्रयास करती हूँ तो उसके पास मेरे लिए समय नहीं। पहले भी ये बताते थे कि जैसे रिलेशनशिप में झगड़ा वगैरह होता था तो वो वाली बात भी जैसे बहन ही थी बस ले दे करके जिससे कर सकती थी। कह रहे कि
तो वो जो है कहते हैं कि कोई मेरे साथ ही नहीं, कह रहे जिनके घर में मैं पैदा हुई, जिनसे खून का रिश्ता है, वो मेरे से बात नहीं करना चाहते, उनके पास मेरे टाइम नहीं है। कह रहे हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के घर जाती हूँ, रहती हूँ वहाँ जा करके, वहाँ रहती हूँ, दे आर अवेलेबल, मतलब मम्मी आएंगी, खाना वाना पकाएंगी, फादर आएंगे, थोड़ा बैठेंगे, बट ऐसे ही है, मतलब आएंगे जाएंगे बस कि हाँ भाई, कह रहे फर्ज निभा देंगे वो अपना, मतलब मेरे को पैसे की ज़रूरत है, कुछ मेरे को फाइनेंशियल कोई क्रंच आ गया, मुझे गाड़ी लेनी है, उसमें इंस्टॉलमेंट कुछ पैसे मेरे पास कम पड़ रहे हैं डाउन पेमेंट में, कह रहे हैं उन सबके लिए अवेलेबल है। मैं उनको बोलूँगी मुझे घर लेना है, मुझे घर दिला देंगे, लेकिन कहते हैं वो इमोशनली मेरे लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, मुझसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो ये बात नहीं करते, देखने में हो सकता है दोस्तों कि एक बहुत छोटी चीज़ लग रही हो, लेकिन बहन की जब हमने कंडीशन देखी तो उसमें क्या है कि बहन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे इस चीज़ की वजह से, बिल्कुल अकेले हो गए, जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं। तो क्यों दुनिया में इनके लिए कोई भी नहीं है, क्यों लोग जो प्रेम प्रसंग के अंदर आए वो भी इनको धोखा दे करके चले गए। दोस्तों इस चीज़ को जानने के लिए इन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, अपने प्रश्नार्थ जो भी इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन प्राप्त कर पाई। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, अभी इसके बारे में आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। प्यारे दोस्तों, YouTube के ऊपर इनका यूज़र आईडी है निवेदिता सूद। निवेदिता जी, आपने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी निवेदिता जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, और इनके पूर्व के जीवन का इनके आज के जीवन में जो समस्याएं ये फेस कर रहे हैं उससे क्या कनेक्शन निकल करके सामने आया। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जब पूर्व जीवन का पहला दृश्य ये देखते हैं, उसके अंदर ये आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है थोड़ा उसको जज कर रहे होते हैं। इनको ऐसा नज़र आता है कि जैसे ये एक बहुत बड़े गार्डन के अंदर हैं जो कि वेल मेंटेन्ड है। चारों तरफ इनको घास नज़र आ रही होती है, इनको हरियाली नज़र आ रही होती है, घास भी है, पेड़ भी लगे हुए हैं, प्रॉपर वेल मेंटेन्ड एक गार्डन है, ऐसा इनको नज़र आ रहा होता है। और गार्डन के अंदर इनको ऐसा नज़र आता है कि जो गार्डन की जो सतह है, जो ज़मीन है, उससे कुछ फीट ऊपर एक प्लेटफॉर्म नुमा जगह बनी हुई है जो कि शायद चौकोर है। गार्डन के बीचों बीच ये जगह बनी हुई है, और ये इनको ऐसा पैरों में जैसे ये बैठे हुए खुद को फील करते हैं, तो उनको ऐसा फील होता है कि जैसे ये प्लेटफॉर्म ना जैसे मार्बल का बना हुआ है, बहुत स्मूथ है, ठंडा ठंडा सा प्लेटफॉर्म जो है ये इनको फील हो रहा था। उस प्लेटफॉर्म पे ये बैठे हुए हैं और बैठ करके कुछ चिंतन कर रहे हैं। गार्डन है, प्लेटफॉर्म है, अभी अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये बैठे हुए थे, अभी ये खड़े हो गए हैं, और पैरों की तरफ ये देखते हैं तो इनको एक चप्पल नजर आती है जो इन्होंने पहनी हुई है, जो कि लकड़ी की बनी हुई है। यानी कि दोस्तों इन्होंने अपने पैरों में खड़ाऊ बोलते हैं ना उसको, खड़ाऊ इन्होंने अपने पैरों में पहनी हुई है। ये अपने कपड़ों की तरफ देखते हैं तो ये कहते हैं कि आई एम वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ ब्राह्मण्स। जो ब्राह्मण जो लोग कपड़े पहनते हैं वैसे इन्होंने देखा कि इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। अपने आप को लगभग 20 वर्ष की आयु के एक पुरुष के रूप में यहां पे ये देख रहे थे, और ये बताते हैं कि मैंने भगवे रंग की मैंने एक धोती पहनी हुई है, ऊपर मैंने जनेऊ को धारण किया हुआ है, और हाथ में लकड़ी का कुछ है। दोस्तों वो लकड़ी का कुछ क्या होता है, वो टी शेप्ड लकड़ी होती है जो साधु सन्यासी अपने साथ रखते हैं बेसिकली ध्यान के समय में, या जब माला उन्होंने जाप करना होता है तो वो लकड़ी के ऊपर अपना हाथ रख लेते हैं रेस्टिंग के लिए, वो जो होती है, तो वैसी लकड़ी जो इनको अपने हाथ में नजर आ रही होती है। अच्छा दोस्तों, ये दृश्य जो इनको नजर आ रहा है, इसके अंदर इनको अपने मन के भाव भी सामने आने लगते हैं, और वो मन के भाव जब ये बताती हैं तो थोड़ा सा हमारे को फनी लगता है। तो दोस्तों ये बताते हैं कि मैं यहाँ पे मैं हूँ कोई पंडित हूँ। अच्छा ये भी बताते हैं कि मैं पूरा गंजा हूँ, है ना, भगवी धोती पहनी है, गंजा, और कहते हैं मैं छोटी सी है, तो हाँ ब्राह्मण हूँ मैं। ये कहते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे जो मैं यहाँ पे हूँ ना, यहाँ बैठ करके मैं कुछ सोच रहा हूँ,
लेकिन ये कहते हैं कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना मैं सोचने का दिखावा कर रहा हूं। ये कहते हैं कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मुझे दूसरों को यह दिखाना है कि मैं ये सोच रहा हूं कि दूसरों की मदद कैसे की जा सकती है, जगत में जो जनता है जो आसपास की, उसका कल्याण कैसे किया जा सकता है, सबका कल्याण करने के बारे में सोच रहा हूं। और कहते हैं कि मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें कि मैं यहां पर बैठ करके चिंतन कर रहा हूं, सोच रहा हूं। कह रहे मेरे को ना ये वाला भाव आ रहा है। विशेषकर ये बातें बोलते हैं कि आई एम नॉट सीरियस अबाउट हेल्पिंग अदर्स। मतलब कह रहे सीरियसनेस मेरे को फील सी नहीं हो रही है, बस मेरे को ये है कि बर मेरे को यहां पे रहना तो है, शायद ड्रामा कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा समझ में आ रहा था। ये कहते हैं कि भाई मुझे अंदर से जॉय है, एक खुशी है अंदर से, शायद मुझे रिकॉग्नाइज किया गया किसी चीज के लिए। किसने रिकॉग्नाइज किया, क्या किया, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कहते हैं कि मुझे अंदर से जॉय है। और ये कहते हैं जो अंदर से जो उत्साह है, जो जॉय है, मुझे इसमें सेल्फिशनेस फील हो रही है, सेल्फिश खुशी है मेरे अंदर। ये कहते हैं कि मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूं। और ये ऐसा देखते हैं कि भाई अभी वो जो प्लेटफॉर्म था तो प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गए हैं, जो गार्डन है उसके अंदर रास्ता बना हुआ है, अब ये उस रास्ते के अंदर घूम रहे हैं और घूमते घूमते वही चिंतन करने का ड्रामा सा जो है ये करते चले जा रहे हैं कि किसी बहुत ही गहन विचार में ये डूबे हुए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं अंदर से जानता हूं कि मैं किसी गहन में विचार में नहीं डूबा हुआ, बस मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं गहन विचार के अंदर डूबा हुआ हूं। तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं इधर उधर जो है, ये जो गार्डन है इसके अंदर घूम रहा होता हूं। तो दोस्तों ये गार्डन क्या है, कैसा है, ये पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे होते हैं। ये कौन सी जगह है जहां पर ये ब्राह्मण खड़ा है और ये ऐसा सब क्यों सोच रहा है, तो ये सब दोस्तों प्रॉपरली अभी समझ में नहीं आ रहा होता, केवल ये दृश्य सामने आया होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इनका जो दृश्य है उसको परिवर्तित कर देते हैं और हम इनको बोलते हैं कि आप देखिए आप कहां रहते हैं, आपका घर कहां है, अपने घर से जुड़े हुए दृश्य के अंदर जाइए। तो दोस्तों अभी तो इनको एक बहुत ही एक जो गार्डन भी था, एक बड़ा आलीशान सा गार्डन इनको नजर आ रहा था, लेकिन जैसे इनको घर में भेजने की बात की जाती है तो दृश्य बदल जाता है प्यारे दोस्तों, और इनको एक झोपड़ा नजर आने लगता है। एक झोपड़ा जिसमें केवल एक कमरा है, एक कमरे वाला झोपड़ा जिसके अंदर ये प्रवेश करते हैं तो उनके वहां झोपड़े के अंदर इनको एक महिला बैठी हुई नजर आती है, जिसने ये कहते हैं कि काले रंग की साड़ी पहनी हुई है, जो जमीन पर बैठी हुई है और मेरे मुंह की तरफ तक रही है, जैसे वो इंतजार कर रही थी और जैसे उसकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, शायद मैं बहुत दिनों बाद आया हूं घर पे, ऐसा कुछ है। तो ये हम पूछते हैं कि भाई क्या है, कैसे है, तो ये बताते हैं कि जो महिला है वो मुझे लगभग ऐसा लग रहा है कि 45 वर्ष की आयु की ये महिला है और मेरे को फीलिंग आ रही है कि ये मेरी माँ है वो पूर्व जीवन के अंदर। अच्छा, आसपास का हम पूछते हैं तो कहते हैं कच्चा सा घर है, बस एक ही कमरा है, ये झोपड़ा है, और ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है दैट वी कैन डू बेटर, हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इनको ऐसा दृश्य नजर आता है कि वहां पर जो इनकी माँ है ये उनसे बात कर रहे हैं और ये अपनी माँ को कह रहे हैं कि माँ तुम्हें भी आध्यात्मिक हो जाना चाहिए, तुम्हें स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि मेरी माँ जो है उनको स्पिरिचुअलिटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं तो मेरी माँ मुझे इग्नोर कर रही है, थोड़ी वो परेशान सी हो रही है मेरी इन बातों से, मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा दोस्तों इन्होंने ऐसा फील नहीं किया, लेकिन हमारे को ऐसा वाइब आ रहा था, वो बगुले भगत वाला होता है ना दोस्तों, कि आप दिख रहे हो भगत, नाम जाप सब कर रहे हो, दिख रहे हो, लेकिन मन की भावना वो नहीं है। तो जब आप लोगों को, जब आपकी ऐसी स्थिति होती है और अभी आपने अपनी साधना से स्थिति नहीं बनाई होती, आपका जप उतना नहीं है, आपका तप उतना नहीं है, तो आप केवल जब बातें करते हो तो आपकी वाणी में क्या प्रभाव नहीं होता, शक्ति नहीं होती। तो हमारे को एक ऐसा वाइब्स आ रहा था कि जैसे वाणी में इनकी शक्ति नहीं है, बस इनके पास बातें हैं जो इन्होंने सीखी हुई हैं और वो बातें कर रही हैं और माँ इनकी थोड़ी जो है इरिटेट हो रही है इनकी बातों से। तो इनको लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे को ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे इनकी माँ को ये फीलिंग थी कि भाई मेरे को मत सिखा, ठीक है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई
माता तो दिख रही है पर पिताजी कहाँ हैं। तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जो पिताजी हैं शायद बहुत कम आते हैं घर पे, और थोड़ी देर में इनको ऐसा फील होने लगा कि जो इनके पिताजी हैं वो इनकी माँ को छोड़ करके चले गए हैं, और इनके पिताजी का शायद किसी दूसरी महिला के साथ कोई अफेयर है। तो इनकी माँ को छोड़ करके चले गए हैं। तो जो इनकी माँ है अभी वो उस सदमे के अंदर है, और ये उनको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दे रहे हैं कि भाई आप ऐसा करो वैसा करो, और मतलब वो अपने पति की याद में खोई हुई है, और ये बस ये बातें कर रहे हैं कि हमारे को बेहतर कैसे करना है, घर हम वैसा बड़ा कैसे कर लें। तो ये कह रहे हैं कि वो ना फोकस नहीं कर पा रही है इन सब चीज़ों के ऊपर, वो उसी चीज़ के अंदर थोड़ी डूबी हुई है। अच्छा, तो पिताजी का जैसे दोस्तों शायद रह गया बताना, वो शायद किसी दूसरी महिला के लिए इनकी माताजी को जो है छोड़ करके चले गए हैं। थोड़ा सा हम इनसे पूछते हैं कि भाई कब हुआ, क्या आप उस महिला को जानते हो जिसके साथ पिताजी चले गए वो। तो ये सब तो इनको ध्यान नहीं आया, लेकिन इनको एक बात ध्यान में आती है, और वो ये है, ये कहते हैं कि मेरे पिताजी वैसे भी ज्यादा घर में नहीं रहते थे। मुझे जो याद आ रहा है बहुत बहुत समय के बाद आते थे मेरे पिताजी, और मेरी माँ जो है बस इंतजार ही करती रहती थी मेरे पिता का, है ना। तो ये बात ये जो है बताते हैं। अब ये कहते हैं कि भाई मैं अपनी माता को जो है अपलिफ्ट करना चाहता हूं, बट उनके ना कोई एम्बिशन नहीं है, बस उनको पिताजी की याद में वो खोई हुई हैं। एक और चीज इनको ऐसे नजर आती है कि जो इनका घर है वहां, उसके अंदर अपने अलावा इनको एक और लड़का नजर आता है जो कि 5 या 6 वर्ष की आयु का है, बस 5 या 6 वर्ष की आयु का है, और वो इनका भाई है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप 20 वर्ष के और वो 5 वर्ष का, तो कुछ ये बताते हैं कि शायद वो बाद में हुआ, अपने आप बस ऐसा हो गया, बस मेरा भाई, शायद कोई प्लान नहीं था, और बस है, तो मेरे लिए तो भाई मेरे बेटे जैसा है, ऐसी फीलिंग आ रही है, पर है मेरा छोटा भाई। तो ठीक है, तो फिर जो है ये इनको अपने घर का जो है पूरा दृश्य नजर आ रहा होता है। तो घर के अंदर गरीबी है ऐसा इनको नजर आ रहा है, माँ गम में डूबी हुई है, एक घर में भाई है जो छोटा सा है, ये इनको नजर आ रहा है। और फिर हम इनसे पूछते हैं कि भाई फिर आप आगे देखो परिवार के अंदर कौन है क्या है। तो इनको एक दूसरा दृश्य, अच्छा एक और इनको चीज हम इनसे पूछते हैं कि भैया ये सब है तो आप करते क्या हो। तो ये बताते हैं कि मैं अभी हवन करना सीख रहा हूं। हवन कराना होता है, तो ये कहते हैं कि मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूं, मुझसे बड़े पंडित जो हैं, मुझसे बड़े जो ब्राह्मण हैं, उनसे मैं हवन कराना सीख रहा हूं। तो ये है, तो उससे मैं कुछ जो है थोड़ा कमाई मेरी हो जाती है, तो वो फिर मैं ला करके ये फिर मैं अपनी माँ को देता हूं। पर है कुछ ऐसा कि महीनों महीनों ये भी घर में नहीं होते हैं, ये कहीं और रहते हैं, और वहां से जो फिर जो उनको दक्षिणा, दान दक्षिणा वगैरह मिलती है, थोड़ा बहुत ला करके जो अपनी माता जी को है जो दे देते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं भाई आगे क्या हुआ, बस यही है परिवार। तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। पहले अपने आप को 20 वर्ष की आयु का देख रहे थे, अभी ये बताते हैं कि मैं 24-25 वर्ष की आयु का हो गया हूं। इनको ऐसा नजर आता है कि इनका विवाह हो रहा है किसी के साथ, और हम इनसे पूछते हैं कि भाई विवाह हो रहा है तो भाई कैसे हुआ, क्या आपकी परिस्थिति बेहतर हो गई है। तो ये कहते हैं नहीं, परिस्थिति वैसी की वैसी है, वही झोपड़ा है, उसी झोपड़े के अंदर ब्याह करके मैं अपनी जो पत्नी है उसको लेकर के आया हूं। पत्नी का ये बताते हैं कि वो एक ऐसे परिवार से है जो कि फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, हमसे उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत बेहतर है। ये कहते हैं कि भाई मेरी माँ जो है वो तो बहुत सैड है और बहुत डल है, माँ ने शादी नहीं कराई है, ऐसे जैसे मैं हवन वगैरह करता हूं तो उसी में से ही कोई मुझसे बड़े कोई ब्राह्मण है, उनको मैं थोड़ा पसंद आ गया हूं, तो उनकी रिश्तेदारी में से ये कन्या है, इसके शायद पिता जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, वैसे ये अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल इनका परिवार है, बेटर है इनकी सिचुएशन, लेकिन क्योंकि उसके सर पे पिता का शायद सर पे हाथ नहीं है कुछ है, और उनको कन्या की विवाह करना था, मैं पसंद आ गया तो मुझसे उन्होंने विवाह करवा दिया है। तो जैसे कि हमने बताया दोस्तों, उसी झोपड़े में लेकर के आया हूं ये कहते हैं, और उसी झोपड़े के अंदर ये कहते हैं कि सब लोग सोते हैं। लेकिन एक विशेष बात ये बताते हैं, ये कहते हैं कि उस झोपड़े के अंदर मेरी मां सोती है, मेरा अब जो भाई लगभग 10 वर्ष की आयु का हो गया है वो सोता है, और मेरी पत्नी सोती है, लेकिन मैं उस झोपड़े में नहीं सोता। तो हमने इनसे पूछा आप कहां सोते हो, तो ये बताते हैं कि वो जो शुरू में दृश्य दिखाई दिया था ना, वो गार्डन है, मार्बल वाली जगह है, कह रहे मैं तो वहां जाकर के सोता हूं, और मैं रहता भी वहीं पर ही हूं ज्यादातर।
तो ये पत्नी जिसको विवाह करके लाए, कह रहे वो घर पे है, ठीक है, माँ की सेवा करती है, मेरे भाई का भी ध्यान रखती है, वो घर पे रहती है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भैया विवाह करके लाए हो, तो उसको मतलब एक थोड़ा होता है ना कि भैया पत्नी के साथ रहते हो, तो ये कहते हैं मेरे को ना पत्नी से ना कोई कनेक्शन सा फील नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल सा रिश्ता है कि हाँ ठीक है पत्नी है, ठीक है, पर बस ये है कि भाई पत्नी है तो ठीक है घर में रहो। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या आपके पास जैसे घर है, क्या और झोपड़ा बनाने की और इस सब की व्यवस्था नहीं है? तो इनको फिर थोड़ा ऐसा नजर आता है कि जहां पर इनका घर है, जहां पर इनका झोपड़ा है, वहां उस झोपड़े को लग करके बहुत बड़ा आंगन है, जमीन है इनके पास, और झोपड़ा क्या है वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है। तो परिवार वाले मेहनत करके कच्ची मिट्टी का और फिर जैसे उसको ढक दिया जाता है, जो भी प्रोसीजर होता है सब बना सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जरूरत ही नहीं है, मैं यहां सोता हूं, पत्नी माँ और भाई वहां सोते हैं, तो क्या जरूरत है मेरे को नया झोपड़ा बनाने की। तो जैसे एक होता है ना दोस्तों, आप किसी कन्या को लेकर के आओ अपने परिवार के अंदर, उसको कुछ तो प्राइवेसी मिले, और पति पत्नी है भाई, मतलब एक अलग आपका स्पेस तो होना चाहिए, और आपके पास जमीन भी है, ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल जमीन नहीं है, जमीन है आप कर सकते हो। लेकिन ये कहते हो कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बड़ा कैजुअल हूं इस चीज को लेकर के, कह रहे हैं कि मेरा ज्यादा ध्यान ना उस गार्डन में रहता है, मैं ज्यादा उस गार्डन में रहना चाहता हूं। अच्छा क्यों रहना चाहता हूं? तो इनको फिर धीरे धीरे ऐसी फीलिंग आने लगती है कि ये जो गार्डन है, ये गार्डन एक्चुअली में एक बहुत बड़ा पैलेस है, एक किंगडम है ये, और उसका जो पैलेस है उसके साथ अटैच्ड है, ये एक बहुत बड़ा राजघराना है, उससे जुड़ा हुआ गार्डन है। और जो स्थान इन्होंने देखा था, जो गार्डन है, इस गार्डन के अंदर ही एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, जो कि उस राज परिवार का मंदिर है, जो राज परिवार मतलब उस पैलेस के अंदर वो राज्य करते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि ये जो स्थान होता है, यहां पे अकेले ये नहीं है, यहां पे कई ब्राह्मण्स होते हैं, जहां पे ये अपने जो भी इनके जो वेद शास्त्र है उसको ये पढ़ते रहते हैं, हवन वगैरह करते रहते हैं। तो कहते हैं मेनली ऐसा होता है कि जो राजा होता है और उसका जो परिवार होता है और जो मंत्रीगण होते हैं उनके, ये लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पे हवन पूजा अर्चना वगैरह कराते रहते हैं। हम महल के अंदर भी करते हैं, और यहां पर इनको ऐसी स्मृति आती है कि इन्होंने बहुत अच्छे से शायद कोई हवन करा दिया था, और जो राजा है, ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स थे जो हवन करा रहे थे, तो राजा इनकी तारीफ कर गया था उस दिन। जो शुरू में दृश्य था ना कि बड़ा प्राउड सा फील हो रहा है, तो राजा तारीफ कर गया था इनकी, तो उससे बहुत खुश हो गए थे। तो इनको ये है कि भाई यहां पे ना कई सारे ब्राह्मण्स हैं, और फिर ऐसा होता है कि भाई हम कितना ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना हम ध्यान कर रहे हैं, कितना ज्यादा हम इस प्रकार के चिंतन में है, ये सब देख करके ना, ये सब देखते हैं राज परिवार वाले, तो उससे ना हमारी एक इमेज बनती है। तो शुरू में दोस्तों वो था ना कि वो फेक इमेज वाला एक वो था, तो यही था कि ये जो राज परिवार है, जो रॉयल हैं, या उनसे उनके जो रिश्तेदार हैं, या उनके जो मंत्रीगण हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो इनको मान सम्मान दें, वो इनको भी एक प्रॉपर ब्राह्मण समझें, जो कि सब चीज कराने में मतलब जैसे एकदम वो पारंगत है, तो वो दिखा रहे थे, तो वो था इनके अंदर। तो दोस्तों ये बताते हैं कि मैं यहां रहता हूं, मैं ना थोड़ा यहां की चकाचौंध से भी बहुत ज्यादा आकर्षित हूं। ही सेज कि आई काइंड ऑफ स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली, मैं बाहर ही रहता हूं, मेरा परिवार के अंदर ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं। और ये कहते हैं कि भाई जो घर है वहां पे थोड़ी गंदगी है, और क्योंकि झोपड़ा सा है, प्रॉपर वो नहीं है, यहां पे साफ सफाई बहुत है, और मैं इस चीज को लेकर के जो है बहुत ज्यादा खुश हूं। तो दोस्तों इनका ओवरऑल कैरेक्टर ऐसा फिर निकल करके आया कि 6-6 महीने तक ये अपने घर नहीं जाया करते थे। एक माँ है, माँ भी इंतजार कर रही है कि बेटा कब आएगा, क्योंकि कमाई यही कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने तक क्या होगा, जो ये पैसा उनके हाथ में दे कर गए थे उससे गुजारा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे कि थोड़ा मैं परवाह नहीं करता उस चीज़ की। पत्नी है, ब्याह करके घर ले आए, लेकिन बस उसको वहाँ झोपड़े में छोड़ दिया, ये नहीं सोचा कि भी उसकी अपने साथ रखने की कोई व्यवस्था मेरे को करनी चाहिए, और अगर वहाँ पर व्यवस्था नहीं हो सकती पत्नी को साथ में रखने की, तो यहाँ पे आकर के समय बिताना चाहिए। किसी की बेटी को आप लेकर के आए हो भैया, वो अपना परिवार भरा पूरा सब छोड़ करके आई है, तो आपके आसरे छोड़ करके आई है ना कि भैया
कि भाई आपके नाम अपना जीवन कर रही है तो आपका फर्ज है ये कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो। फिर ये कहते हैं कि मेरा वो जो भाई है वो भी बहुत मिस करता है, तो सब मुझे मिस करते रहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं अटैच सा नहीं हूं। फिर हम आगे पूछते हैं कि भाई आगे क्या हुआ, कुछ और परिवर्तन आया जीवन के अंदर, तो ये कहते हैं कि हाँ मुझे नजर आ रहा है कि मैं 40 वर्ष की आयु का हो गया हूं, वही झोपड़ा है। अब ये कहते हैं कि मेरे भी 2 बच्चे हो गए हैं, तो पत्नी है वो बच्चों के साथ रहती है। मैं बहुत कभी कभी मिलने के लिए जाता हूं, पहले तो 3 महीने में चले जाता था, 6 महीने में चले जाता था, तो अब ये कहते हैं कि मैं साल साल बाद उन लोगों से मिलने के लिए जाता हूं, मैं यहीं पर ही व्यस्त रहता हूं। तो वो सब लोग जो है मतलब एक प्रकार से पूरा जो परिवार है वो मेरी राह तकता रहता है। इसके साथ साथ फिर इनको एक चीज ऐसी फील आती है कि भाई मेरे जो बेटे हैं ना वो बच्चे जो थोड़े बड़े हो गए हैं। अब ये कहते हैं कि भाई मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई मैं और कितनी इनकी चिंता करूंगा, जितना कर दिया था करना था मैंने कर दिया। अब ये कहते हैं कि ना मैं ना किसी यात्रा पे निकल गया हूं, यात्रा पे निकल गया हूं, कह रहे मैं पहाड़ों में घूम रहा हूं, नदियों के पास बैठ करके साधना कर रहा हूं, कहां कहां घूम रहा हूं। तो हम इनसे पूछते हैं कहां 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 घूम रहे हो, तो ये कहते हैं मुझे ना भगवान की तलाश है, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। तो मुझसे पूछते हैं भगवान को ढूंढ रहे मतलब क्या कोई इंस्पिरेशन आया है। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये शक्तियां पुकारती हैं कुछ लोगों को कि भाई यहां पर आकर के साधना करो, ऐसा कुछ आया है क्या? तो कहते हैं नहीं मेरे को नहीं आया है, लेकिन मैंने सुना है कई सारे लोगों को ना जो ऐसे जंगल में जाकर के तपस्या करते हैं या भ्रमण करते हैं, मैंने ना बहुत सारे लोगों के किस्से सुने हैं कि कैसे उनको जो है उनको बड़े बड़े साक्षात्कार हो जाते हैं देवी देवताओं। तो ये कहते हैं मैं भी उस चीज को प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको हो गया तो मुझे भी होना चाहिए। बट यहां पर भी दोस्तों एक वो जो एक परमात्मा में ना एक प्रेम होता है, लोगों को ना प्रेम होता है, वो प्रेम खींच करके लेकर के जाता है। वो प्रेम ये महसूस नहीं कर रहे हैं, एक कंपटीशन स्पिरिट महसूस कर रहे हैं कि जैसे दूसरे लोग भटकते हैं, दूसरे लोग अगर निवृत्त हो जाते हैं या मलंग हो जाते हैं तो वो नशे में जैसे डूबे रहते हैं, तो ये कहते हैं मेरे को भी होना चाहिए वो, लेकिन इनको हो नहीं रहा है। तो कहते हैं कि मैंने फिर देख रहा हूं कि ये जो जीवन है अपने परिवार को छोड़ करके मैं बहुत भटका, लेकिन मेरे अंदर में मेरे को वो प्राप्ति नहीं हो रही है, ना मेरे अंदर परमात्मा फील हो रहा है ना बाहर कहीं परमात्मा फील हो रहा है। तो इनको ऐसा नजर आया कि मैं काफी परेशान रहा, लेकिन मैं भटकता रहा, बहुत चला। और ये दृश्य इनको नजर आ रहा था, दृष्टांत होता है। और फिर उसके बाद ये मृत्यु के दृश्य के अंदर जाते हैं, तो ऐसे ही जंगल के अंदर हैं, बस ये कहते हैं बैठा बैठा मैं कुछ हुआ है मेरे को और मेरे जो प्राण हैं वो निकल गए। कुछ बहुत खास नहीं था, मतलब वो जंगल के अंदर बस प्राण निकल गए। तो ये सारा पूरा दृष्टांत होता है दोस्तों। और ये देखने के बाद फिर जो है इनको जैसे प्रोसेस होता है, इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास भेज दिया जाता है इनकी गाइडेंस के लिए। दोस्तों स्पिरिट गाइड के पास जाकर के इनको क्या गाइडेंस मिलती है, वो इनको क्या बताते हैं, उसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो भी सारे कैरेक्टर्स थे, कौन सा कैरेक्टर कौन था वो आप आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इनको पूर्व के जीवन के अंदर जो अकेली उदास मां नजर आई थी, वो इनकी इस जीवन की मां है। अपनी मां को ही इन्होंने देखा, पूर्व के जीवन में जो इनकी मां थी वो इस जीवन में मां थी। दोस्तों शायद जो पूर्व जीवन में मां थी उनको इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, एम्बिशन की नहीं। इनको दिख रहा था कि इनके पिताजी इनकी मां को एक दूसरी महिला के लिए छोड़ करके चले गए हैं, पर इनके मन में ये वाली कोई भावना थी नहीं कि मेरी मां को भी इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है। तो जैसे शायद इन्होंने केयर नहीं करी उन लाइंस पे अपनी माता की, जैसे ये घर में जो आर्थिक एक जो वो होता है कि भाई धन ला करके देना कि भाई हाँ ठीक है व्यवस्था हो, वो ला करके देते थे, उसी प्रकार की पूर्ति इनकी माता जी कर रही हैं इनके जीवन के अंदर। एक इनको भाई नजर आया था, छोटा भाई, उसको इन्होंने अपने इस जीवन के पिताजी के रूप में देखा, इनके पिता इस लाइफ में जो हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक इनका विवाह नहीं हुआ था तब तक यही तो था कि माता के पति उनको छोड़ करके चले गए और पीछे जो छोटा सा बच्चा है उसको भी अपने पिता की कमी खलती होगी। वो इनके अंदर अपना पिता देखता था, बड़ा भाई है लेकिन काफी एज में फर्क था, तो पिता जैसे स्वरूप हो गया
लेकिन उसके लिए भी इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से दोस्तों इनके जो माता और इनके पिता हैं, उन्होंने मटीरियलिस्टिक सारी चीजों की पूर्ति करी, वही मटीरियलिस्टिक चीजें जिसके पीछे शायद ये पूर्व जीवन के अंदर पागल थे, उसकी पूर्ति उन्होंने करी, लेकिन इमोशनली इनके लिए वो भी अवेलेबल नहीं थे जैसे ये अवेलेबल नहीं थे। इसी प्रकार से दोस्तों फिर इन्होंने देखा था कि लगभग 24-25 वर्ष की आयु के अंदर पूर्व जीवन में ये विवाह करके लाए थे एक महिला को, जो कि एक काफी अच्छे फाइनेंशियली स्टेबल परिवार से थी। वो कन्या अपना घर बार छोड़ करके इनके साथ झोपड़े में रहने के लिए आई, लेकिन झोपड़े में आकर के जो वो रही तो उसके अंदर सुख सुविधाएं तो छोड़ो, उसको अपना पति भी नहीं मिला। झोपड़े में आकर के पति की मां और उसके भाई के साथ रहती रही एक छोटे से स्थान के अंदर, और पति को इस चीज का इतना फिक्र तक नहीं था कि कम से कम एक दूसरा झोपड़ा ही बहाल करके दे दूं उसको, अपनी पत्नी को, उतना तक भी वो परवाह नहीं करी। तो दोस्तों ये जो पत्नी इन्होंने देखी थी अपने पास्ट लाइफ के अंदर, जिसको लाए और फिर पत्नी को ला करके अकेला छोड़ दिया है ना रहने के लिए, वो इनके इस जीवन की बहन है। वो बहन जिसको आज लगता है कि जो कुछ भी मेरी बहन का, या बचपन से जिसको लगता आ रहा है कि जो कुछ भी मेरी बहन का है वो मैं से छीन लूं। क्यों? शायद इसलिए दोस्तों कि पूर्व के जीवन के अंदर उसके पास तो सब कुछ था, उसके परिवार में धन संपदा, इनकी अर्धांगिनी बनने के चक्कर में वो सब कुछ चला गया और यहां आकर के साथ तक नहीं मिला। तो शायद इसीलिए मटीरियलिस्टिक चीजें वो बच्ची इनसे छीन लेना चाहती है और इमोशनली इनके साथ अवेलेबल नहीं रहना चाहती, इनको सपोर्ट नहीं देना चाहती, क्योंकि अपनी पत्नी को भी तो अबैंडन किया था। उसके बाद दोस्तों इनके पूर्व जीवन के अंदर इनके 2 बच्चे हुए थे, उससे जुड़े हुए बहुत सारे दृश्य नहीं देखे, बिल्कुल लास्ट में इनको आया था। वो जो 2 बच्चे थे जिनको छोड़ दिया था इन्होंने बस वहां पे, जिनके लिए एज अ पिता ये अवेलेबल नहीं थे, बच्चों के साथ तो कहानी ये थी कि जब तक बच्चे हुए और बड़े हुए, थोड़ा सा उन्होंने होश संभाला, तब तक तो पिता पूरा ही घर को छोड़ करके चला गया था, पूरा ही अपने भ्रमण पे चला गया था। उन बच्चों ने पिता को देखा ही नहीं, पिता का प्यार देखा ही नहीं क्या होता है। उन दोनों को बिल्कुल जैसे माँ थी, बस जैसे ही बस वो पड़ गए, बस पिता नहीं मिला इनको। वो दोनों बच्चे दोस्तों इनके इस जीवन के वो 2 बॉयफ्रेंड्स हैं, जिन दोनों को जब इन्होंने देखा तो इनको ऐसा लगा था कि भाई पुराने जन्म का कोई रिश्ता है। अब पिता है, केयरलेस थे, लेकिन अपने बच्चों में मोह तो होता है, बच्चों के प्रति प्रेम तो होता है पिता को। तो शायद वही प्रेम था जो जागृत हो रहा था पूर्व के जीवन में। जो इनके दोनों बॉयफ्रेंड्स इनकी लाइफ में आए, उन दोनों के ये पिता रहे और उन दोनों को छोड़ करके चले गए थे। तो जैसे ये उनको छोड़ करके चले गए थे, वैसे ही वो लोग भी इनको छोड़ करके चले गए। अब आए, इनसे एक संबंध बनाया, अपना इनके जीवन के अंदर होने का इनको एहसास दिलाया, और फिर बहुत दूर हो गए, इनसे बहुत दूर चले गए। तो प्यारे दोस्तों ये थे सारे कैरेक्टर्स जो कि इनको नजर आए। फिर दोस्तों जब इनके स्पिरिट गाइड के पास ये गए तो स्पिरिट गाइड ने इनको इस प्रकार से बताया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी जो है वो शादी करके भी अकेली रह गई थी, और क्योंकि स्पिरिट गाइड से भाई इस चीज के ऊपर गाइडेंस लिया गया था कि भाई ये तो चलो ध्यान साधना करने के लिए गए थे ना, तो फिर ध्यान साधना क्या नहीं करनी चाहिए इंसान को? तो इनके गाइड ने इनको ये बताया कि जो ध्यान साधना तपस्या ये करना चाहते थे वो ये अपने घर पे रह करके भी कर सकते थे। जो बाद में अबैंडन करके चले गए थे ना, वो घर पे रह करके भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने चूज किया अपने परिवार को अबैंडन करना। तो उन्होंने कहा कि भटकने से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, या उस शांति की प्राप्ति नहीं होती जो आप ढूंढ रहे हो। वो अगर आप एक स्थान पर बैठ करके भी ध्यान लगाते, अपने घर पे भी परिवार के आसपास रह करके भी ध्यान लगाते, तब भी प्राप्त हो जाता, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं थी। गाइड ने बताया जो इतना ज़्यादा भटके हो ना तुम 20 साल, उसकी वजह से वो जो पैरों में बहुत तकलीफ होती है भटकने में ना, पहाड़ों में हम चलते हैं तो एड़ियों से खून निकलता है, तो कह रहे वो जो दर्द था पैरों का, वो दर्द ही तुम आज भी कैरी कर रहे हो। उसी की वजह से पैरों में थोड़ी सी ये डिफॉर्मिटी है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम चले बहुत ज़्यादा हो, वो दर्द है तुम्हारे साथ। और घर वालों का बता ही दिया उन्होंने कि भाई तुम वहाँ पर रह करके भी तपस्या कर सकते थे। एक चीज़ है दोस्तों, उसके ऊपर गाइड ने क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन ये हमारा सोचने का तरीका है।
दोस्तों देखिए, परमात्मा की याद में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग हैं अपना घर बार छोड़ देते हैं, पीछे परिवार वाले छूट जाते हैं, तो परिवार वालों को तो तकलीफ होती है। हमें ऐसा लगता है दोस्तों, पूर्व के जीवन के अंदर इन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी साधना थी, साधना के अंदर भी अगर ये आए तो इनका एक कंपटीशन था कि दूसरे को मिल गया, दूसरे को साक्षात्कार हो गया तो मेरे को क्यों नहीं हुआ। उस चक्कर में क्योंकि इतना ज्यादा भटके, इसी वजह से इनको एक तो प्राप्ति नहीं हुई पिछले जीवन के अंदर, और इस जीवन के अंदर ये खालीपन महसूस करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर वाकई में परमात्मा की प्यास होती ना इनको, अगर उस चीज के अंदर सारा सिनेरियो हम सेम समझें और परमात्मा की प्यास में वाकई में साधना करने के उसके अंदर ये गए होते, क्योंकि इनको खींच थी, इनको प्राप्त करना था अपने आप से बिना किसी को देखे। अगर ऐसा होता ना, इस भावना से अगर इन्होंने वही भ्रमण किया होता और परिवार को छोड़ दिया होता, तो आज इनकी परिस्थिति कुछ ऐसी होती कि इनके परिवार वाले तो ये बदला ले ही रहे होते उनसे, इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते, वो अभी भी नहीं है, तब भी नहीं होते, लेकिन इनके पास पूर्व जीवन की तपस्या की शक्ति इतनी अर्जित होती, इनके पास परमात्मा से कनेक्शन इतना होता कि आज इनको फर्क नहीं पड़ता, इनकी स्थिति बहुत बेहतर होती। तो ये था, ये हम ऐसा समझते हैं कि जेन्युइन कारण से अगर तपस्या की होती तो परिवार वालों का तो अबैंडनमेंट फील करना ही था, लेकिन अपनी स्थिति इनकी बहुत बेहतर होती। अभी क्योंकि देख दिखावे में हुआ, कंपटीशन में हुआ, तो उसके चलते परिवार वालों का भी प्रेम नहीं मिला और अपनी स्थिति भी बहुत वीक आज इनके जीवन के अंदर है। तो अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए दोस्तों, इनको हमने ध्यान साधना के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए हमने इनको एडवाइस किया। हमने कहा कि भैया, लोगों को अबैंडन करके आए हो तो लोग तो अबैंडन करेंगे आपको, अभी लोगों की तरफ देखना बंद करो, अभी अपने अंदर झांको, अपने आप से कनेक्ट करो और परमात्मा से कनेक्ट करो। वो ही शांति के, प्रेम के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। उनसे शक्तियाँ प्राप्त करके अपने आप को भरो, और कैसे ये भरा जाता है इसको प्रॉपरली सीखो। तो कैसे वो सीखा जा सकता है, उसके लिए हमने इनको एक सर्टेन ग्रुप है उसके अंदर कनेक्ट कराया और ध्यान साधना के मार्ग पे इनको जो है हमने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो प्यारे दोस्तों, ये था इन बहन का पूर्व जन्म का केस। हम आशा करते हैं जो पूरा केस हमने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया, ये केस आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमारे को बताएं कि इस केस के अंदर आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।